आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ रखा है कि पौधे का जो भोजन हो बनता है, जो खाद्य फैक्ट्री है पौधे की, जहाँ भोजन बनता है वो है उसकी पत्तियाँ। पत्तियों में भोजन बनता है क्योंकि पत्तियाँ हरे रंग की होती हैं और उनमें एक पदार्थ होता है, उस पदार्थ का नाम हमने कल पढ़ा था, क्लोरोफिल होता है। उसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल होता है पत्तियों में और उस क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग होता है हरा। और ये जो क्लोरोफिल होता है ये सूर्य के प्रकाश को, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको, जैसे सूर्य का प्रकाश होगा जो इससे आएगा, सूर्य से प्रकाश आएगा, वो उस पत्ती के ऊपर गिरेगा और इस पत्ती के ऊपर गिरने के बाद पत्ती में एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि पत्ती में क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं पत्ती के ऊपर और इनको हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ये जो रंध्र होते हैं इनसे होते हुए बाहर से CO2 हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाती है। अंदर से जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाएगी और जो ज़मीन है, ज़मीन से जो जड़ें हैं ज़मीन में, वहाँ से पानी जो होगा, यहाँ से पानी जाएगा और पानी जैसे यहाँ से पानी होता हुआ ये पत्तियों तक पहुँचेगा। तो पत्ती में क्या क्या इकट्ठा हो गया, और एक तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी, दूसरा पानी हो गया इकट्ठा जो जड़ों से आया, और तीसरा है क्लोरोफिल, चौथा हो गया सूर्य का प्रकाश। तो जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो पौधा अपना भोजन अपने आप बना सकता है। और इस प्रक्रिया को हम, क्योंकि ये प्रकाश में होती है, तो एक तो हम इसको कहते हैं प्रकाश। और ये प्रकाश में जब भोजन का निर्माण होता है तो इसको हम बोलते हैं संश्लेषण। संश्लेषण होता है बनाना। तो प्रकाश संश्लेषण, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि वो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे भी। उससे पहले एक टॉपिक है यहाँ पर कोशिकाओं के बारे में। कोशिकाएं जैसे एक कोई, आपने देखा होगा कि इमारत बनानी है, आपने मान लो आपने एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले ईंटें लगाते हैं। तो घर बनाने के लिए, किसी मकान के लिए क्या करते हैं, ईंटें, जैसे ये हमने मान लो ये है ईंटें, घर बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे ही जैसे इमारत बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत है, वैसे ही हमारा शरीर है जो वो किसी, वैसे भी ऐसी छोटी छोटी ईंटों से बना है, ऐसी छोटी छोटी इकाई है कोई, उससे जुड़ के मिल के बनता है और उस इकाई को हम बोलते हैं कोशिका। जैसे इमारतें ईंटों से बनती हैं, वैसे ही हमारा शरीर, सजीवों का शरीर भी छोटी छोटी सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, उसको हम कोशिका कहते हैं। और ये कोशिकाएं जो होती हैं ये इतनी छोटी होती हैं कि इनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र मतलब ऐसा यंत्र जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को दिखा सकता है। कई जीव ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका होती है। कई जीव होते हैं जिनमें एक ऐसा अकेली चीज़ है, अकेली ही कोशिका है, बाकी कोई नहीं है, एक अकेली कोशिका। अगर ऐसा कोई जीव है जिसमें एक ही कोशिका हो तो उसको हम कहेंगे एक कोशिक। मतलब एक कोशिक मतलब कोशिका वाला, तो एक कोशिक जीव हो गया वो। ऐसा जीव जिसमें एक ही कोशिका हो और वो एक ही कोशिका से सारा कार्य करे अपने जीवन का, तो उसको हम एक कोशिक जीव कहेंगे। और इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। लेकिन कई जीव ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सी कोशिकाएं ऐसे इकट्ठी होती हैं और इकट्ठे मिल के वो काम करते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों में बहुत सी कोशिकाएं हैं, लाखों कोशिकाएं हैं, तो हम लोग और हमारी सारी कोशिकाएं आपस में इकट्ठे होकर काम करती हैं। ऐसे जीवों को जिनमें बहुत सी कोशिकाएं इकट्ठे होती है और इकट्ठे रहती हैं उनको बोलते हैं बहुकोशिक, उनको कहेंगे बहुकोशिक जीव। बहुकोशिक जीव ऐसे जीव जिनमें बहुत सी कोशिकाएं होती हैं और बहुत सी कोशिकाओं से मिल के बने होते हैं, उनको बोलते हैं बहुकोशिक जीव। तो दो प्रकार के जीव हमने बात कर रहे हैं, एक कोशिक जीव, बहुकोशिक जीव। एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होगी और बहुकोशिक जीव में बहुत सी कोशिकाएं होती हैं। तो एक दो डिफरेंस ये आगे पहले। उसके बाद अगर हम कोशिका की बात करें तो कोशिकाओं में क्या होता है,
जैसे कोई भी कोशिका है, ये ऐसे मान लो को कोशिका है, तो एक तो बात है कि बहुत छोटी होती है, इनको आप सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। दूसरी बात, कोशिका के बाहर एक पतली सी संरचना होती है, मतलब बाहर से एक संरचना होती है, जैसे ये है, तो ये बहुत पतली होती है और इससे जो है ये बाहरी पर्यावरण से, बाहरी वातावरण से अपने आप को अलग करती है। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये जो संरचना है ये है कोशिका झिल्ली, जैसे यहाँ पर ये नाम लिख रखा है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली बाहर की संरचना है, इसको बाहरी वातावरण से अलग करती है। उसके बाद एक और चीज़ होती है जो उसके केंद्र में होती है, सेंटर जैसे में होती है, बिल्कुल यहाँ जैसे सेंटर जैसे में होगी। तो ये जो संरचना होती है इसको हम कहते हैं केंद्रक। ये सेंटर में होती है, केंद्र में होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? केंद्रक कह देते हैं। ये हो गया केंद्रक। और केंद्रक और इस केंद्रक के बीच में और इस कोशिका झिल्ली के बीच में जो खाली जगह होती है, ये खाली नहीं होती, इसमें द्रव्य होता है। और वो जो द्रव्य होगा उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कह देते हैं कोशिका द्रव्य। अगर ये भरा होगा किसी न लिक्विड जैसे मटेरियल से, और इसको हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे कोशिका द्रव्य। ये जो वर्ड है यहाँ पर, ये कोशिका द्रव्य है, ये सारा अंदर। तो कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली और केंद्रक, ये तीन चीज़ें होती हैं कोशिकाओं में। इसको हम इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। इमारत जैसे ईंटों से मिलकर बनती है, वैसे ही हमारा शरीर सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना है, इसे हम कोशिका कहते हैं। इनका हम सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। इनकी बाहर एक पतली संरचना होती है, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इसके अंदर एक स्पष्ट संरचना होती है, केंद्र में से केंद्रक कहते हैं। इसके चारों ओर जैली के समान पदार्थ, इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये वाली संरचना है यहाँ पर, जैसे हमने डिस्कस किया। अब बात आती है आगे कि जो प्रकाश संश्लेषण की हमने बात की, तो पत्तियों में होते हैं रंध्र, और रंध्र जो होते हैं उनमें जैसे पत्ती होती है उसकी उसकी होती है द्वाररक्षी कोशिकाएं, मतलब इस तरीके से इसके अंदर ऐसी कोशिकाएं होंगी, और इसके अंदर ये जो खाली जैसी जगह है इसको हम रंध्र कहते हैं। यहाँ से क्या होता है? यहाँ से अंदर को CO2 जाती है बाहर से, और जब प्रकाश संश्लेषण हो जाता है तो यहाँ जब पत्ती के अंदर जो है ऑक्सीजन बनेगी, वो ऑक्सीजन इसी रंध्र से होती हुई बाहर आएगी। तो हमारे लिए ऑक्सीजन भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक पहुँचने के लिए जल, पानी चाहिए। पानी कहाँ पर अवशोषित होगा? जैसे ये हमारा पास प्लांट है, यहाँ पर पत्तियाँ हैं और यहाँ पर जड़ें हैं, तो पानी जड़ों में है, पानी यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। यहाँ से लेके ऊपर तक, यहाँ से लेके ऊपर तक पानी को जाना है पत्तियों तक। तो कैसे जाएगा? वो जाएगा वाहिकाओं द्वारा। जैसे हमने कल भी बात कर रखी थी, जाइलम बोलते हैं इसको, उसके द्वारा पत्तियों तक पहुँचता है। और ये पाइप के जैसे होती हैं, जैसे हमारे पास एक पाइप लगा दिया हमने, इससे एक पाइप के जैसे होंगी वाहिकाओं, एक नली के जैसे होती हैं। और ये जड़ से लेके तने से होते हुए शाखा और पत्तियों तक पहुँचते हैं। मतलब एक जड़ से चली तना से बाद शाखा, टहनियाँ आ गई, टहनियों के बाद पत्तियों तक पहुँच गया के। तो इसके जरिए क्या होगा? पानी ऊपर जाएगा यहाँ पर। और साथ में जब ये खाना बना देगा, पत्ती में जब खाना बन जाएगा, तो वहाँ से जो खाना बनेगा, सिर्फ पत्ती ने थोड़ी खाना है, वो सब खाना पड़ेगा। तो वहाँ से जो खाना होगा वो वापस जो है यहाँ से टहनी से होता हुआ तने में भी, जड़ में भी, और हर एक पार्ट तक पहुँचेगा वो भोजन जो बनेगा। तो इस तरीके से एक जो प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में वो चलती है। प्रकाश संश्लेषण में पत्ती में होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण पत्ती में होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से आ गई। अब क्योंकि ये जो भोजन है इसका संश्लेषण मतलब निर्माण वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं हम। तो इसलिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये बहुत ही जरूरी चीज़ें हैं। और ये धरती पर
अद्वितीय परिक्रम है। इससे अतिरिक्त कोई और ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो सूर्य की ऊर्जा को हम इस रूप में बदल सके जिसको हम उपयोग कर सकें खाने के रूप में। तो इसलिए क्योंकि पौधे भी किसके ऊपर निर्भर हैं? सूर्य के प्रकाश के ऊपर। तो जीवों के लिए ऊर्जा का सर्वोच्च स्रोत क्या है? सूर्य। सूरज के अगर सूर्य नहीं होगा तो जीवन भी संभव नहीं होगा, क्योंकि पौधे जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर हम कल्पना करें कि प्रकाश संश्लेषण ना हो तो क्या होगा? अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधे नहीं रहेंगे, क्योंकि जैसे हम लोग खाना नहीं खा पाएंगे तो कितने जिंदा रहेंगे, वैसे ही अगर पौधे खाना नहीं खा पाएंगे तो पौधे मर जाएंगे। तो जो जीव पौधों को खाते हैं, जैसे पौधे मर गए तो पौधे को खाने वाले कोई भी जीव हैं जो घास को खाते हैं वो भी मर जाएंगे। हम लोग भी खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं वही पौधे ही हैं डायरेक्ट रूप में। तो अब जब पौधे ही नहीं रहेंगे तो हम लोग भी नहीं रह पाएंगे। दूसरी बात, पौधों से हमें एक और चीज़ मिलती है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए ये जो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम है, इसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना असंभव है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो सकता है। ये प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में जैसे ये है पत्ती, हरी पत्ती है, इसमें ये रंध्र दिखा रखे हैं यहाँ पर। तो ये जो रंध्र है यहाँ पर, रंध्र जैसे यहाँ पर दिखा रखे हैं, तो रंध्र में ये है द्वारक्षी कोशिकाएं जो इस रंध्र को खोलती और बंद करते हैं। इसको द्वारक्षी बोलते हैं, कोशिकाएं बोलते हैं, गार्ड सेल। और ये इसको काट के मतलब उसको काट के सेक्शन बना लिया, अगर ये वाला सेक्शन काट के लिया पत्ती को, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है वो द्वारक्षी कोशिकाएं। यहाँ पर ये द्वारक्षी कोशिकाएं हैं, साइड वाली दो द्वारक्षी कोशिकाएं हैं, और बीच में जो खाली जगह बच गई वो क्या है? रंध्र है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, और जब प्रकाश संश्लेषण हो जाता है तो यहाँ से ऑक्सीजन बाहर आती है। अब इस प्रक्रम में होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ली, इस पत्ती ने कार्बन डाइऑक्साइड ली हवा से, पानी लिया जड़ों से, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल कहाँ पर है? पत्ती में है, इसने बना दिया कार्बोहाइड्रेट और साथ में बनी ऑक्सीजन। इस समीकरण को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। ये है प्रकाश संश्लेषण, जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करे, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? ऑक्सीजन निकली, और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर ये है, सूर्य के प्रकाश पत्ती के ऊपर पड़ा, पत्ती ने कार्बन डाइऑक्साइड ली और ऑक्सीजन छोड़ दी, इस चित्र में दिखाया गया है। तो इसके बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण हो। जैसे ऐसे पौधे जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, जहाँ पर रेगिस्तान होता है, रेत ही रेत होती है, वहाँ पर पानी बहुत कम होता है, तो वहाँ पर पौधों के जो पत्तियाँ होती हैं वो पत्तियाँ या तो बिल्कुल कम होती हैं, या क्या होती हैं, वो पत्तियाँ कांटों के रूप में या किसी और रूप में बदल जाती हैं। तो वहाँ पर पानी को किस लिए? पानी को कम करने के लिए, जो क्योंकि जब ये जो छेद हैं ये यहाँ पर, यहाँ से सिर्फ ऑक्सीजन ही बाहर नहीं निकलेगी, पानी भी वाष्प बन के, पानी भी वाष्प के रूप में बाहर निकल आएगा। जैसे पानी होगा, जब ये खुला होगा तो यहाँ से अंदर से जो जड़ों से पानी आ रहा है, जड़ों से पानी आया तो यहाँ से होता हुआ यहाँ से आया, तो यहाँ से होता वो पानी भी इसमें से बाहर निकल आएगा, जब तक ये खुली रहेंगी। अगर ये बंद होंगी तब नहीं खुलेगा, तब पानी बाहर अंदर रहेगा। अब इसको क्योंकि इसने कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले जाना है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना है, तो इस गार्ड सेल का इन द्वारक्षी कोशिकाओं का खुलना ज़रूरी है। जब ये खुलेंगी तो यहाँ से पानी भी बाहर आएगा। तो इस पानी को, क्योंकि मरुस्थल में पहले पानी कम होता है, तो इस पानी को बाहर जाने से रोकने के लिए क्या करना पड़ता है? पत्तियाँ तो होती नहीं हैं, या फिर बहुत छोटी छोटी होती हैं, कांटों के रूप में होती हैं। तो ऐसे पौधों में वह
प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा। तो ऐसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो है पत्ती की जगह पर, जैसे आपने कैक्टस देखा होता है, कैक्टस इस प्रकार से होता है और इसके ऊपर इस प्रकार के कांटे कांटे लगे होते हैं। तो जो कांटे कांटे होते हैं और उनके बीच में क्या होता है, आपने इसको देखा होगा, तो उसका जो पौधा है वो हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का, और पत्तियां जो है वो कांटों के रूप में, जो पत्तियां होती हैं वो कांटों के रूप में बन जाती हैं, जो कांटे होते हैं वो पत्तियां होकर ही रूप होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हरा रंग है किसका, वो तने का, वो जो तना है वो हरे रंग का होता है। तो इसलिए अब वो तना प्रकाश संश्लेषण करता है। तो ये जरूरी नहीं है कि पौधे की पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण करेंगी। अगर किसी का तना हरा है तो वो जैसे तना, हरा तना होगा, वो भी प्रकाश संश्लेषण का काम करेगा। कुल मिला के कोई भी चीज़ जो हरी होगी वो प्रकाश संश्लेषण कर सकती है। तो ये था प्रकाश संश्लेषण के बारे में। जैसे हमारे कॉल लिख रखा है, बूझो ने देखा कि कुछ पौधों में पत्तियां गहरी लाल बैंगनी रंग की होती हैं। क्या जानना चाहती है क्या इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। बिल्कुल उन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है कई बार, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है, सिर्फ क्लोरोफिल ए जो होता है वो हरे रंग का होता है। बाकी क्लोरोफिल के और प्रकार भी होते हैं, और उनका रंग अलग अलग होता है। तो वो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है जब तक कि वो पौधा परजीवी ना हो। कई पौधे होते हैं जो दूसरों के ऊपर ही जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे कि एक अमर बेल है, तो उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो पीले रंग की होते हैं, बेल्स ऐसी होती है, तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है। लेकिन अगर और कोई परजीवी का पौधा नहीं है तो वो, उसकी पत्ती बैंगनी या भूरे रंग की होगी तब भी वो प्रकाश संश्लेषण कर सकती है। तो इसी के साथ ये प्रकाश संश्लेषण के बारे में आज तक इतने ही। अगर ये इसमें आपको कुछ दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।